हेलो एवरीवन, नवोदयन्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे लेखपाल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 3 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी वड़ाग्नि, ऑप्शन सी दावानल, ऑप्शन डी जठराग्नि। तो अग्नि शब्द का तद्भव होता है आग। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होता है? आग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो मछली के समान आंखें वाली के लिए क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीनाक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अनुप्रास है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुप्रास एक शब्दा अलंकार है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊसर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति धन एक। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द के लिए जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति धन एक। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिधन एक। और प्रत्येक शब्द में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रश्न संख्या 6 है, सूर्योदय में संधि है। 4 ऑप्शन दिए हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और विसर्ग संधि। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7, शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटिए। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो प्रश्न संख्या 7 के लिए जो सही वाक्य होगा वो होगा मुझे कपड़े पहनने हैं। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। तो चारा फेंकने का अर्थ होता है प्रलोभन देना। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, चारा फेंकना। चारा फेंकने का अर्थ होता है प्रलोभन देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वे सज्जन पुरुष कौन है? वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। तो ऑप्शन ए है सज्जन, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी वे और ऑप्शन डी है। तो प्रश्न संख्या 9 के लिए जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, पुरुष। देखिए वाक्य के लिए हम देखें ध्यान से तो बोल सकते हैं वे सज्जन कौन है, वे सज्जन कौन है, तब भी अर्थ पूर्ण हो जाएगा। तो जो पुरुष शब्द है वो अनावश्यक है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन भी सही होगा, पुरुष। प्रश्न संख्या 10 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निराला। राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्न में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, फा, बा, मा, या। देखिए फा, बा, मा ये तीनों पा वर्ग के व्यंजन हैं। जबकि जो या है ऑप्शन डी वह क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन नहीं है? धा दिया गया है,
ज्ञा दिया है, छा दिया है और दिया है आपके लिए घा। तो जो घा है ऑप्शन डी वह एक व्यंजन है, ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है लक्षणा है। लक्षणा है ऑप्शन ए है शब्द शक्ति, ऑप्शन बी शब्द सामर्थ्य, ऑप्शन डी अर्थ शक्ति, ऑप्शन डी है अर्थगुण। तो लक्षणा एक शब्द शक्ति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शब्द शक्ति का। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति है और शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। इसमें है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द की 3 शक्तियाँ कौन सी होती हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रश्न संख्या 14 है प्रेमदास का देहावसान कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1948, 1936, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1930। तो प्रेमचंद जी का देहावसान 1936 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है तुरंग शब्द का अर्थ है। तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तुरंग क्या है? घोड़े का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है सही शब्द छाटिए। सही शब्द छाटिए। अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट। तो शुद्ध रूप में या सही बरतने वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन बी अनिष्ट। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची नहीं है? अवनीत, परिणीत, नवनीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो जो पर्यायवाची है वो है नवनीत। कौन सा है? नवनीत। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवनीत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका अर्धविराम है। प्रश्न नंबर 19 है हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। उर्दू की फारसी और संस्कृत क्या है? भाषा है। अगला है प्रश्न संख्या 20 दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति या कहा जाए दोहे के दूसरे चरण और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या होती है। तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या होती है 11। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोहे के सम चरणों में मात्राओं की संख्या 11 होती है, विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13 होती है और कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। दोहे का उल्टा छंद होता है सोरठा। फिर संख्या 21 है निम्न में से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है? तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रसखान। रसखान ने भ्रमर गीत को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है। शेष ने सूरदास कृत भ्रमर गीत जिसे सूरसागर का एक अंश है। रत्नाकर, रत्नाकर का है उद्धवशतक। नंददास का है कृत भ्रमर गीत। ये तीनों भ्रमर गीत प्रसंग पर आधारित रचनाएं हैं, जबकि रसखान ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 22 है निम्न में से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? ऑप्शन ए है रमेश का आचरण अच्छा है। ऑप्शन बी वह रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित हुआ। ऑप्शन डी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित हुआ है। वाक्य क्रिया सकर्मक है, प्रसारित होना क्रिया है तथा समाचार एक कर्म है। तो शेष तीनों वाक्य के में अकर्मक क्रिया हैं।
तो जो बाकी 3 वाक्य उनमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी में सकर्मक क्रिया है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दिग्भ्रम, दिग्भ्रमित, दिग्भ्रांत, उद्भृत। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का दिग्भ्रम क्या है? दिग्भ्रम विशेषण नहीं है, शेष तीनों शब्द विशेषण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा शब्द शेष 3 शब्दों से भिन्न है या शेष 3 से भिन्न है? संप्रक्त, संयुक्त, संलीन, संश्लिष्ट। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संप्रक्त, क्या? संप्रक्त सही हो जाएगा। संप्रक्त का मतलब होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। संयुक्त मतलब संलीन, संश्लिष्ट। तीनों शब्द अर्थ है मिलना। संयुक्त, संलीन और संश्लिष्ट का मतलब क्या होता है? मिलना होता है। जबकि संप्रक्त का मतलब होता है अलग होना। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? तो ऑप्शन ए है नतीजा, भरपूर, कायम और तहजीब। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भरपूर। भरपूर शब्द क्या है? हिंदी का है। तो ये हमारे हिंदी के 25 प्रश्न थे जो प्रश्न पत्र संख्या 3 में दिए गए थे। आगे हम देखते हैं जीके के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 51 है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो प्रश्न संख्या 51 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या चीज़? नाइट्रोजन अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और इसे हम अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी पानी। तो प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पानी। क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है। ये क्रिया एक विस्फोट के साथ होती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ऑप्शन ए है भूकंप से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी तारों से, ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रमा से। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें क्या है हम ज्वार का नाम देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन ए है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन सी पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बनता है और प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, सबसे छोटा दिन कब होता है? प्रश्न संख्या 55 है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 55 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। प्रश्न संख्या 56 है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती, 50% ऊष्मा की हानि होती है, ऑप्शन सी 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है,
तो 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 30% ऊष्मा की हानि होती है। अगला है प्रश्न संख्या 57। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 57 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जापान सम्मिलित नहीं है। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं तथा शेष 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। प्रश्न संख्या 58 है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद प्रमुख शासक बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद क्रमागत तौर पर देखा जाए तो बलबन अंतिम शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी परिमलगुप्त। तो 59 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित्र नामक पुस्तक है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने रची थी या उनकी रचना थी। ये ग्रंथ हर्ष का इतिहास जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक विशाख दत्त थी। कौन थे? विशाख दत्त। 60 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पर देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की थी, जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की और कादम्बरी की रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। कौन था? चर्चिल। तो 61 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था और किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 62। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशाला था। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। महात्मा गांधी ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन वह घटना है जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो महात्मा जी बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र या प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। चाणक्य यहीं के आचार्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो 65 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में है। 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है अशोक मेहता, ऑप्शन डी डॉक्टर इकबाल नारायण,
ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी जीव राय मेहता। तो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान, उसके बाद खाली जगह दी है, में आरंभ की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी, राजस्थान के नौगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो 68 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य सरकार। अगला है प्रश्न संख्या 69, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 46वां, ऑप्शन डी 50वां। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42वां। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा और सारनाथ। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मथुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आगरा तथा मथुरा में, ऑप्शन बी एटा तथा मैनपुरी में, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर तथा झांसी में, ऑप्शन डी सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। मिर्ज़ापुर तथा झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्मा महोबा, क्योंकि धुरिया बुंदेलखंड का नृत्य है, धीवर कहार का और नटवरी पूर्वांचल का नृत्य है। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ये सुमेलित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये लखनऊ में ही है, तो ये भी सही है। प्रश्न संख्या सी है महात्मा गांधी स्टेडियम, ये गलत है। और प्रश्न संख्या डी केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ। अगला प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद विख्यात है। फिरोजाबाद अपने कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे हम अध्ययन करेंगे ग्राम समाज और विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, ग्राम सभा के संगठन में सुधार हेतु सिंधवी समिति कब गठित की गई थी? तो ग्राम सभा में के संगठन में सुधार हेतु पीवी सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। तो प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ? फरवरी 2009, मार्च 2008,
जून 2005 और फरवरी 1980। तो प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फरवरी 2009। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ, तो फरवरी 2009 में पास हुआ। प्रश्न संख्या 78 है, कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जाता है? पीने का पानी उपलब्ध कराना, क्षेत्र की साफ सफाई, मकानों का निर्माण, गांव के तालाबों की सफाई। तो प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मकानों का निर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, कौन सी संस्थाएं SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती हैं? तो ऑप्शन ए है वाणिज्य बैंकिंग, सहकारी बैंकिंग, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग, ऑप्शन डी है ABC तीनों। तो प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ABC तीनों जा सकती है। इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? 4 ऑप्शन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो 81 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इंदिरा आवास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न संख्या 82 है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 170 फीट, 172 फीट, 165 फीट और 132 फीट। तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन सी सही होगा, 165 फीट। शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है। अगला प्रश्न है, कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है? वित्त मंत्रालय, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन बी सही होगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग MSP का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम और 10 से कम। 84 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 से कम प्रतिशत की मात्रा की संस्तुति की गई है। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? तो 12% से कम नमी की। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई 1994-95 में, 1984-85 में, 1975-76 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1994-95 में। 1994-95 में प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र की स्थापना करने की योजना लागू की गई थी। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 86, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया 1960 में, 1986 में, 1976 में, 1996 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को आरंभ किया गया था 1986 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1986। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? लेखा चित्र, खसरा, नक्शा, ऑप्शन डी वही। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खसरा। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र खसरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जालौन, आगरा, हमीरपुर और झांसी। तो
प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आगरा। तो उत्तर प्रदेश का आगरा जिला है वह दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 90 है, ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई? ऑप्शन ए है हथकरघा विकास केंद्र योजना, ऑप्शन बी हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना, ऑप्शन सी थ्रिफ्ट फंड योजना, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की रोकथाम करके, मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को रोककर की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, पहली बार कृषि संगणना कराई गई थी 1949 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो पहली बार कृषि संगणना 1970 में कराई गई थी। तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपसीमा दी जाती है? 200, 150, 300 और 250। तो प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सस्य गहनता 200 से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ्को, कृभको तथा IPL द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है? संकट हरण बीमा योजना, बंधक ऋण गारंटी योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, खाद्यान्न बैंक योजना। तो ऑप्शन 94 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संकट हरण बीमा योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? तो ऑप्शन ए है ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, ऑप्शन सी रजिस्ट्री को पंजीकरण से पूर्व विशेष ध्यान रखना, ऑप्शन डी गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। तो 95 का ऑप्शन डी होगा, गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए है जरीब, कंपास, थियोडोलाइट्स और पायरोमीटर। तो 96 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पायरोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, सर टॉमस मनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? स्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो 97 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो प्रश्न संख्या 98 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में कृषि नीति में कृषि उद्योग को का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 99 है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? प्रश्न संख्या 99, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1960 में, 1964 में, 1966 में, 1970-71 में। तो 99 का ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 1960 में। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत
किए जाने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्य द्वारा क्रमशः नीचे दिए हुए किस अनुपात में वहन किया जाता है? 80 और 20, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50। तो 100 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 80:20। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारे चैनल पर लगातार लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।